Coming to the fourth part of this chapter, now let's study about the meiosis. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है वो एक्चुअली गैमेट के फ्यूजन से मिलकर बना होता है। जब गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं तब जायगॉट बनता है, फिर वो जायगॉट फर्दर डेवलप हो जाता है इनटू द ऑफस्प्रिंग। ये जो गैमेट्स है इनके अंदर हैप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम का, और एक स्पेशल गैमेट्स जो है एक्चुअली स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल के से बनते हैं। एक स्पेशल तरीके की सेल डिवीज़न होती है जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाता है। जैसे डिप्लॉइड सेल के अंदर उसकी डिप्लॉइड है तो अगर उसके अंदर रिडक्शनल डिवीज़न होती है या फिर मियोसिस होती है जो कि स्पेशल काइंड की सेल डिवीज़न है, तो उससे क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इस तरीके की डिवीज़न को क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, जिससे क्या होता है हैप्लॉइड डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है। मियोसिस इंश्योर करती है हैप्लॉइड फेज को in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restore the diploid phase. meiosis से क्या होता है, हैप्लॉइड फेज का प्रोडक्शन होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंदर, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन दोबारा से डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर कर लेता है। हम देखिए मियोसिस गैमेटोजेनेसिस के दौरान प्लांट्स और एनिमल्स में इसकी वजह से क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। की फीचर की बात करें मियोसिस के अंदर तो क्या होता है, मियोसिस के अंदर दो सीक्वेंशियल साइकिल होती है, न्यूक्लियर की और सेल डिवीज़न की, जिसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। लेकिन सिंगल साइकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन की। मियोसिस फर्स्ट इनिशिएट होती है जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर लिए होते हैं अपनी आइडेंटिकल सिस्टर, जो पेरेंटल क्रोमोसोम क्या कर लेते हैं, रेप्लिकेट कर लेते हैं आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड का प्रोडक्शन एस फेज के दौरान। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट इनिशिएट होती है एस फेज से, जब एस फेज के दौरान पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेशन कर लेते हैं। मियोसिस के अंदर क्या होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और रिकॉम्बिनेशन होता है उनके बीच में। रिकॉम्बिनेशन मतलब जेनेटिक एक्सचेंज होता है। 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है एट द एंड ऑफ द मियोसिस सेकेंड। मियोटिक इवेंट को ग्रुप किया जा सकता है इनटू द फॉलोइंग फेजेस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर फिर वही स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। सेम उसी तरीके से मियोसिस सेकेंड के अंदर प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट, तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोफेज फर्स्ट की। जो मियोटिक डिवीज़न का प्रोफेज होता है वो टाइपिकली लॉन्गर होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। इसको फिर फर्दर सब डिवाइड किया गया है 5 फेज में बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। किसके आधार पर, क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है 5 फेज में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है, अगर हम मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज की बात करें तो वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है और साथ साथ टाइपिकली लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। फिर उसको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर इनटू द 5 फेजेस। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की, फर्स्ट फेज की, जो है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम धीरे धीरे विजिबल हो जाते हैं। जो सेल के अंदर पहले क्रोमोसोमल मटेरियल स्कैटर्ड हुआ है, जो जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा, कॉम्पैक्शन स्टार्ट होगा जिससे क्रोमोसोम बनेंगे। तो लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम का, और कॉम्पैक्शन जब होता है तो क्लियर नहीं, धीरे धीरे हमें क्या दिखाई देता है, क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन क्रोमोसोम का कंटिन्यू थ्रू लेप्टोटीन के थ्रू आउट चलता रहता है। इसके बाद जो है सेकेंड स्टेज आती है प्रोफेज फर्स्ट की, उसको कहते हैं जाइगोटीन। इस स्टेज के दौरान क्रोमोसोम पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस है एसोसिएशन की, इसको कहते हैं साइनेप्सिस। जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से पता चलता है कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली कैसे बन रहा है, पहले होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, साइनेप्सिस होगी, फिर उसके बाद उनका एसोसिएशन होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बना है, जो साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उनकी पेयरिंग से मिलके बना होता है, और इसको कहते हैं बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, या फिर पेयर है क्रोमोसोम का। और टेट्राइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड की देखेंगे तो आप 4 सिस्टर क्रोमैटिड होगी। ठीक है, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड, और ऐसे कितने क्रोमोसोम है, 2 हैं, तो कितने सिस्टर क्रोमैटिड हो गए, 4 हो गई। हालांकि ये जो बाइवेलेंट और टेट्राइड है इसको क्लियरली देखा जाता है नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है, पेकाइटीन में।
जो फर्स्ट 2 स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की, वो रिलेटिवली शॉर्ट लिव होती है एज़ कम्पेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ पेकाइटीन। ठीक है, प्रोपेकाइटिन क्या है, जो फर्स्ट 2 स्टेज है उसके कंपैरिजन में लॉन्गर होती है, या फिर ये कहिए जो पहली दो स्टेज है वो शॉर्ट लिव होती है एज़ कम्पेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ पेकाइटिन। तो बात करते हैं हम पेकाइटिन की। इस स्टेज के दौरान क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल का अपीयरेंस होता है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल देखने को दिखता है, और द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। दिस स्टेज इज़ कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। और ये रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल क्या है, वो साइट है द साइट जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसकी, होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएट प्रोसेस है, और जो एंजाइम इन्वॉल्व है इसमें उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है 2 क्रोमोसोम पर। रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम का जब हो जाता है तो रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम का कंप्लीट होता है एट द एंड ऑफ पेकाइटिन। हम देखते हैं कि पेकाइटिन के एंड में रिकॉम्बिनेशन पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है। जितना जेनेटिक एक्सचेंज होना होता है क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, वो हो चुका होता है, जिसकी वजह से लेकिन जो क्रोमोसोम लिंक्ड है अभी भी एट द एंड ऑफ पेकाइटिन हम देखेंगे कि वो लिंक्ड ही है। जैसे इस बात को हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। दिस वन स्टेज, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर ये हो रही है इधर, और ये स्टेज अभी भी एट द एंड ऑफ पेकाइटिन हमें देखने को मिलती है। दैट मीन्स ये जो स्टेज है जहाँ पर ये लिंक्ड है अभी भी प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ पेकाइटिन। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिप्लोटीन की। तो डिप्लोटीन की जो बिगिनिंग होती है उसमें देखते हैं हम कि डिप्लोटीन की शुरुआत में क्या होता है, साइनेप्टिन होमल कॉम्प्लेक्स जो बना था उसका क्या होने लगता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है उसका। और जो टेंडेंसी है रिकम्बाइन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऑफ द बाइवेलेंट, वो क्या होने लगती है, सेपरेट होने लगती है एक दूसरे से सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की साइड को छोड़कर। ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं क्याज़मेटा। ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्याज़मेटा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डिप्लोटीन की, जहाँ पर हमने देखा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है और रिकम्बाइन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं क्याज़मेटा। और कुछ वर्टिब्रेट के उस साइड के अंदर डिप्लोटीन मंथ और ईयर तक रह सकती है। जो फाइनल स्टेज है मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट की, उसको कहते हैं डायकाइनेसिस। और डायकाइनेसिस को इसको मार्क किया जाता है जब क्याज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। क्याज़मेटा क्या आता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। तो आप ध्यान रखिएगा, जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है क्याज़मेटा वो एक्चुअली में कब जाकर ख़त्म हो रहा है या फिर टर्मिनलाइजेशन कब हो रहा है उसका तो हम कहेंगे डायकाइनेसिस के अंदर। डायकाइनेसिस में आप देखेंगे कि तो डायकाइनेसिस के अंदर हमने देखा कि क्याज़मेटा का क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। इस फेज के दौरान क्रोमोसोम पूरे तरीके से कंडेंस हो चुके होते हैं और मियोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाती है। मियोटिक स्पिंडल असेंबल क्यों हो जाती है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आएगी मेटाफेज, जहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो डायकाइनेसिस में हम देखते हैं कि मियोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाती है जिससे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाए। डायकाइनेसिस के एंड में हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट करती है ट्रांजिशन टू द मेटाफेज। अब बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट की। तो बायोवैलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अलाइन हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल से अटैच हो जाती है। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। जो माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल से आ रही है स्पिंडल के, तो वो क्या अटैच हो जाएंगी होमोलोगस क्रोमोसोम से। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या कराएंगी, इनका सेपरेशन कराती है होमोलोगस क्रोमोसोम का। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट में देखते हैं हम कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेंट्रोमेयर से एसोसिएट होती है। यहाँ पर बात देखने की ये है कि यहाँ पर सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग नहीं होगी एनाफेज फर्स्ट के अंदर। और हमने देखा था माइटोसिस के एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यही है कि यहाँ पर जो होगा मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में सेंट्रोमेयर से अटैच होती है, वो टूटती नहीं है।
ठीक है। फिर बात करते हैं हम टीलोफेज फर्स्ट की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रोफेज फर्स्ट में डिसअपियर हो गए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई थी, ब्रेकडाउन हो गई थी। अब वो क्या होगी, दोबारा से रिफॉर्म हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस होगी और फिर उसके बाद सेल क्या हो जाएंगे, 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। हालांकि कुछ केसेस में क्रोमोसोम कुछ डिस्पर्जन में जाते हैं, कुछ डिस्पर्ज हो जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं जाते। इंटरफेस न्यूक्लियस की जो स्टेज है 2 मियोटिक डिवीजन के बीच को, उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस, और ये जनरली शॉर्ट लिव होती है। इंटरकाइनेसिस इज़ फॉलोड बाय द प्रोफेज फेज सेकेंड। इंटरकाइनेसिस सेकेंड के बाद हम देखते हैं प्रोफेज सेकेंड, जो कि मच सिंपलर प्रोफेज है देन प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट के कंपैरिजन में जो प्रोफेज सेकेंड है बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर बात करते हैं मियोसिस सेकेंड की। तो मियोसिस सेकेंड एक्चुअल में उसकी माइटोसिस की जैसी होती है बिल्कुल। फिर भी देख लेते हैं प्रोफेज सेकेंड के अंदर मियोसिस सेकेंड इनिशिएट होती है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जब सेल डिवीज़न हो जाती है, मतलब एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, फिर उसी के बाद क्या हो जाती है, स्टार्ट हमारी प्रोफेज सेकेंड। यूजुअली क्रोमोसोम इतने फुल्ली इलांगेट भी नहीं हुए रहते कि साइटोकाइनेसिस प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट हो जाती है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलांगेटेड। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड रिसेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस। जो मैंने अभी बताया, मियोसिस फर्स्ट के कॉन्ट्रास्ट में हम देखें मियोसिस सेकेंड जो है नॉर्मल माइटोसिस को रिसेंबल करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है प्रोफेज सेकेंड के एंड तक आने पर क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट, क्रोमोसोम का अगेन कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है। मेटाफेज सेकेंड के स्टेज में दौरान क्या होगा, क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन हो जाता है और माइक्रोट्यूब्यूल जो अपोजिट पोल से अटैच, जो माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल से आ रही है वो अटैच हो जाती है किससे, काइनेटोकोर से, सिस्टर क्रोमैटिड की। फिर बात करते हैं एनाफेज सेकेंड की। तो एनाफेज सेकेंड के अंदर इट बिगिंस विद द स्टिमुलेशन स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एनाफेज सेकेंड में क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाती है। सेंट्रोमियर क्या थी, जो सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में अटैच किए हुई थी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, अब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गई तो वो सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ जाने लग जाती है। ये स्टेज दिखा रखी है किस किस तरीके से, पहले ये मियोसिस फर्स्ट वाली स्टेज है और ये मियोसिस सेकेंड की स्टेज है। टीलोफेज सेकेंड में देखते हैं मियोसिस एंड हो जाती है। जब टीलोफेज सेकेंड, मियोसिस एंड विद द टीलोफेज सेकेंड, मियोसिस का एंड हो जाता है जब टीलोफेज सेकेंड होती है, जिसके जहाँ पर क्या होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं क्रोमोसोम के, फिर वो वंस अगेन गेट एनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवेलप, वही न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगी, साइटोकाइनेसिस होगी जिसकी वजह से टेट्राइड बन जाता है। एट द एंड हम क्या देखते हैं, मियोसिस से 4 सेल का प्रोडक्शन होता है, और वो भी कैसी, हैप्लॉइड डॉटर सेल। अगर पेरेंटल सेल हमारे कैसे थे, डिप्लॉइड थे, तो हम देखते हैं यहाँ पर मियोसिस से क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल का प्रोडक्शन होता है। क्या सिग्निफिकेंस है मियोसिस की, तो मियोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का कंजर्वेशन होता है हर एक स्पेशीज़ का, ठीक है। जैसे अब हमें ह्यूमन बींग क्या होता है, डिप्लॉयड होते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं हमारे वो भी क्या होते हैं, वो भी डिप्लॉयड होते हैं। तो एक्चुअल में किस तरीके से डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड बना, ये माइटोसिस से नहीं बनता, बल्कि हमारा डिप्लॉयड सेल है और जो मतलब अपोजिट सेक्स में हम देखते हैं कि दोनों ही डिप्लॉयड सेल है। अगर डिप्लॉयड सेल आपस में मिलेंगे तो टेट्राइड वाली टेट्राप्लॉइड ही बन जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम का सेट है जनरेशन टू जनरेशन, वो इंश्योर करना है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस क्या करेगी, मेल के केस में भी रिडक्शनल डिवीज़न होगी जिसकी वजह से डिप्लॉयड से हैप्लॉइड सेल बनता है। सेम उसी तरीके से फीमेल में भी डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनेगा। अब दोनों हैप्लॉइड सेल मिलकर क्या बना लेंगे, डिप्लॉयड बना लेंगे। वो डिप्लॉयड क्या होगा, ज़ायगोट होगा, और वो ज़ायगोट फिर डेवलप हो जाता है इनटू टी ऑफस्प्रिंग, और वो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा जैसे उसके पेरेंट्स थे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मियोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे स्पेसिफिक क्रोमोसोम का जो नंबर है उसको कंजर्व किया जा सकता है हर एक स्पेशीज़ में, और ठीक है। हालांकि इस प्रोसेस के अंदर एज पर सी पैराडॉक्सिकली इस कैसे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का रिडक्शन हो रहा है हाफ, ये इंक्रीज़ कर ये, लेकिन हम देखते हैं कि एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है जिसकी वजह से ये रिडक्शन डिवीज़न हो रही है, तो वो आप समझ ही गए होंगे। इसकी वजह से क्या होता है, मियोसिस की वजह से ये बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी का इंक्रीज़ होता है। हम देखते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और ये जो वेरिएशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए। जैसे जितनी ज़्यादा हमारे अंदर वेरिएशन होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के का यही
या फिर मियोसिस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट होती है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। और ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।